गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने मैकेनिज्म मतलब शुरू से समझिए तो आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंशिएट, और क्या पढ़ा आपने? मॉलिक्यूलरिटी, और क्या पढ़ा आपने? एलिमेंट्री रिएक्शंस, और क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मैकेनिज्म पर हमने छोड़ दिया और एक मैकेनिज्म का जो आपके एनसीईआरटी में वो एग्जांपल भी करवा दिया था कि किस तरह से मैकेनिज्म आप लिखते हैं। तो आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं किसका? मैकेनिज्म का। तो एग्जांपल देखिए मैकेनिज्म का एक और। तो एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, और रिएक्शन है क्या? वो N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है NO2 में और O2 में। बैलेंसिंग करेंगे आप तो यहां क्या करो, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये देखिए अब 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। नाइट्रोजन भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, decomposition of N2O5 dinitrogen pentoxide into nitrogen dioxide and डाइऑक्सीजन का लीजिए, सिंपल ऑक्सीजन का लीजिए। ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के लिए पहली जो चीज है एक्सपेरिमेंटली it is found that the rate law एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया? जो रेट लो है वो क्या है? रेट लो, सबसे पहले आपको रेट लो ही लिखना है। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी में लगाएंगे आप। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आपसे इस रिएक्शन का कोई मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो कितना मॉलिक्यूलरिटी? 2 है, और रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल है, ये देखिए 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो क्या बताएंगे आप? N2O5 की पावर देखिए यहां अल्फा कितनी है? 1 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया, ये एक्सपेरिमेंटली है रेट लो कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओनली वन कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये नहीं कि इसकी 2 कंसंट्रेशन टर्म के लिए स्केयर में जाता है कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन टर्म है यहां 1। रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 की 1 कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इसके 2 कंसंट्रेशन टर्म के। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? इसकी पावर कितनी है? 1, तो सम ऑफ पावर्स 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। तो एक और ये चीज मैं साथ लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंटली डिफरेंशिएट करेंगे तब भी मैं बार-बार बोलूंगा इस चीज को, समझाऊंगा आपको अच्छे से। एक्सपेरिमेंटली लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट से पता लगा आपको, एक्सपेरिमेंट किया आपने, ये नहीं कि एक परसेप्शन है हां ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं, एक्सपेरिमेंट से फाउंड करते हैं आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ये अब इसके लिए मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। तो पहला स्टेप जो फर्स्ट है आपके पास, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा N2O5 डिकम्पोज हो रहा है। अब ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लो। अब स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप जो है ना वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो N2O5 स्लोएस्ट स्टेप में एक ही लेना आपको यहां, क्योंकि भी देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 1, ये रेट डिटरमाइनिंग है। तो रेट डिटरमाइनिंग में N2O5 की कंसंट्रेशन टर्म आपको 1 ही लेनी है, एक मॉलिक्यूल लेना उसका स्लो स्टेप में। अब देखिए मिलकर क्या बना देंगे? डिकम्पोज हो रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में, NO2 और NO3 में डिकम्पोज हो रहा है। स्लोएस्ट स्टेप में एक 1 मोल है N2O5 का, 1 कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब स्टेप 2 जो कि कैसा होगा? फास्टेस्ट स्टेप होगा। अब देखिए N2O5 टोटल कितने हैं? 2 है, और आपने लिया कितना है? एक स्टेप में 1 लेने तो आपको 2 ही होंगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो एक N2O5 और बाकी था आपके पास, बोलिए आपने प्लस
NO2 रो2 बन रहा है, तो देखिए NO3 नाम का कोई प्रोडक्ट है क्या वहां? NO3 का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना, नहीं। इसका मतलब क्या, ये इंटरमीडिएट है जो एक रिएक्शन के बीच में बना है NO3। दोनों मिलकर क्या बना देंगे? NO2 बना देंगे और डाई ऑक्सीजन। बैलेंसिंग के लिए 2 और 1 3, 3 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 5 और 3 8, 3 2 6, 6 और 2 8। ये देखिए, ये हो गया आपके पास। ये कौन सा स्टेप है? फास्टेस्ट स्टेप जो है, फास्ट। ये हो गया मैकेनिज्म। देखिए इस तरह से निकालते हैं मैकेनिज्म। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे आप, जो कल भी बताई थी मैंने, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन देखिए एक बार जरा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट को जोड़िए, N2O5 और N2O5, 2N2O5। रिएक्टेंट में यहां तो अकेला था N2O5, यहां देखिए NO3 है, लेकिन NO3 नाम का कोई रिएक्टेंट ही नहीं है, N2O5 है केवल। तो इसका मतलब NO3 कहां से आया? ये देखिए ये प्रोडक्ट में बन चुका था। इसका मतलब ये क्या है? इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनता है। यहां रिएक्टेंट, यहां प्रोडक्ट, कैंसिल आउट। जो रिएक्शन के बीच में बनता है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब NO2 प्रोडक्ट को जोड़िए, एक NO2 प्रोडक्ट और 3 NO2 ये है, कितने हो जाएंगे? 4 NO2। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये देखिए ओवरऑल रिएक्शन हो गई है। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, ये हाईली अनस्टेबल होंगे। NO3 नाम की, NO3 नाइट्रोजन की कोई ऑक्साइड नहीं है, NO3 आयन है, NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट अनायन जरूर है, लेकिन NO3 नाइट्रोजन की कोई ऑक्साइड नहीं है। NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं होती है। तो ये इसका मतलब क्या है? ये इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। कुछ समय के लिए इनका एग्जिस्टेंस होता है, कुछ सेकंड्स के लिए। सेकंड्स भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, सेकंड्स मतलब फेम्टो सेकंड्स के लिए बनते हैं, समझिए एक तरह से आप। ये सेकंड्स के अरब हुए, या उससे जितनी भी काउंटिंग कर सकते हैं, और सोचिए एक बार, अरब से और भी छोटा, उतने हिस्से बनते हैं और रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं, खुद प्रोडक्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते। ये देखिए, ये था मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। एक मैकेनिज्म आपको एनसीईआरटी से करवा दिया, एनसीईआरटी में नहीं है, देखिए करवा दिया मैंने। ये है आपके पास मैकेनिज्म। और भी करेंगे, एक मैकेनिज्म और करवा देता हूं आपको। और देखिए, ये बड़े अच्छे से देख लीजिए, इसको वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, ठीक है? ये पूरा बताया मैंने आपको, रिवर्स करके भी देख लीजिए क्या क्या चीज लिख रहा हूं। स्लोएस्ट स्टेप में क्या लिखा है? स्लोएस्ट स्टेप के लिए एक N2O5 की क्यों लिया गया? क्योंकि देखिए N2O5 रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 की 1 कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्लोएस्ट स्टेप भी क्या था? रेट डिटरमाइनिंग। तो N2O5 एक ही लेना होगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब फैसोड्रिग रिएक्शन है। ये था आपके पास। एक और मैकेनिज्म देखिए, उसमें देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और फ्लोरीन, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, NO2 और NO2 है प्लस फ्लोरीन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड बना रहे हैं, NO2F बना रहे हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग करिए पहले, तो इसकी बैलेंसिंग कर दी, यहाँ 2 कर दीजिए और इसको भी 2 कर दीजिए। अब देखिए ये बैलेंस्ड है, 2 नाइट्रोजन, 2 4 ऑक्सीजन, 2 4 ऑक्सीजन, 2 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन। ये देखिए, ये होगा बैलेंस्ड। अब इसके लिए मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? रेट लो। और रेट लो मतलब रेट लो कब लिखा जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है आपको, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंटली। तो ये चीज आप बार बार साथ में रखिए, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट। तो एक्सपेरिमेंटली क्या है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन में दिया के, फिर किसकी? 1 कंसंट्रेशन टर्म ऑफ NO2 and 1 concentration term of F2. It is a second order reaction. Second order reaction है, 1 concentration term NO2 और 1 concentration term of F2, 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का। और मोलिकुलरिटी पूछेगा आपसे, 2 2 और 1 3 मोलिकुलरिटी है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। ये चीज, ये डिफरेंस मतलब याद रखें इस चीज को। ये है, ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा। रेट जो है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 1 कंसंट्रेशन टर्म के और फ्लोरीन के 1 कंसंट्रेशन टर्म के। अब मैकेनिज्म में देखिए क्या है फिर? स्टेप फर्स्ट,
पहले स्टेप में क्या होगा देखिए, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप में आपको यहीं से पता लग जाएगा इस रेट लो से ही, NO2 और F2 1 कंसंट्रेशन टर्म है, तो आपको ये लेना होगा NO2 प्लस F2 मिलकर क्या बनाएंगे, ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लो क्या NO2F और प्लस फ्लोरीन, NO2 और F2 मिलकर क्या बना देते हैं NO2F प्लस फ्लोरीन। स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग है, तो देखिए एक NO2 और एक F2 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2 है, 1 कंसंट्रेशन टर्म इसकी 1 कंसंट्रेशन टर्म इसकी, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 3 है। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या, NO2 देखिए दो थे आपके पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिया एक ही है, तो एक बच गया बाकी NO2, F2 एक ही था, वो आपने ऑलरेडी स्लोएस्ट स्टेप में ले चुका, तो रिएक्टेंट नहीं आपके पास। अब फ्लोरीन देखिए, क्या फ्लोरीन प्रोडक्ट में एग्जिस्ट हो रहा है, फ्लोरीन का एटम है ये, मॉलिक्यूल नहीं है ये, तो देखिए रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल था, ये देखिए F, और फ्लोरीन कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में F2 में एग्जिस्ट होगा, वो तो F2 में, तो ये क्या है हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, और रिएक्शन के बीच में बनती है, इंटरमीडिएट है F, फास्टेस्ट स्टेप, मिलकर क्या बना देंगे NO2F बना देंगे, बस हो चुका, ये फास्टेस्ट स्टेप था। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, ओवरऑल रिएक्शन, रिएक्टेंट को जोड़िए NO2 NO2 2NO2 F2 प्लस F2, एक रिएक्टेंट F4 है, लेकिन F तो कोई रिएक्टेंट ही नहीं था, ये देखो कैंसिल कैंसिल हुआ, यहाँ F रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, कैंसिल, इंटरमीडिएट था इसका मतलब। अब प्रोडक्ट देखिए NO2F और NO2F 2NO2F, फ्लोरीन ये कैंसिल हो चुका था, ये देखिए ओवरऑल रिएक्शन है, ये था आपके पास मैकेनिज्म, ऐसे करते हैं आप मैकेनिज्म को। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दो एग्जांपल और बता दी मैंने आज आपको, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये थे आपके पास मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म, ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, a series of steps, reactions or elementary reactions proposed for the account of a chemical reaction, बस ये था आपके पास, उसे मैकेनिज्म कहते हैं, ये था आपके पास, ये करना आपको मैकेनिज्म। उसके बाद में ये अच्छे से समझना, और भी है एक दो चार मैकेनिज्म, आपको कोई समझना तो खुद भी पूछ सकते हैं कि फला रिएक्शन का मैकेनिज्म बताइए, मैं बता दूंगा आपको, यदि कोई आप किसी और बुक में देख ले और कहीं देख ले, तो मैंने दो एडिशनल और करवा दी, दो एक्स्ट्रा करवा दी आपको अच्छे समझाने के लिए, ये आपके पास। उसके बाद में आगे देखिए आप, क्या नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलरिटी में, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंशिएट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंशिएट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिखनी है आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर्स, इट इज द सम ऑफ पावर्स expressed by the rate law expression, sum of powers, it is the sum of powers expressed in the rate law expression, rate law expression के अकॉर्डिंग जो पावर है, जो कंसंट्रेशन टर्म है, उनका सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इट इज द नंबर ऑफ atom, ion or molecules that must be collide with one another so as resulting into a chemical reaction, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल के वो नंबर जो आपस में पक्का एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा उनके बीच में, और जब वो कोलाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो पीछे भी बता रखा था मैंने। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट नीड
not it need not to be a whole number. It can be 0 as well as fractional. क्या लिखा मैंने? इट नीड नॉट टू बी ए होल नंबर। इसी ये जरूरत नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर ही हो, नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो होल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? होल नंबर नहीं है तो वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। फ्रैक्शन हो सकता है 3/2, 1/2, ये भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये है आपके पास, मतलब एक के रेस्पेक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। -1 हमने एक दो एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स में भी देखा है। मॉलिक्यूलरिटी इट इज ऑलवेज ए, इट मस्ट बी, कह लीजिए इट मस्ट बी ए होल नंबर। ये होल नंबर होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो जीरो हो ही नहीं सकती। जीरो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब जीरो रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्शन कहां से होगी फिर? जीरो रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहां से बनाएंगे? मतलब जीरो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब रिएक्टेंट हो ही ना, तो फिर केमिकल रिएक्शन की बात ही कैसे कर सकते हैं हम? तो ये कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, तो जीरो नहीं हो सकता। 1 2 3 5 4 5 ये मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकती। ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड भी कह सकते हैं इसको, आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट नहीं कर सकते आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, कि एक रिएक्शन देख लिया और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल गिन लो कितने हैं, वो क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअली कितने के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि कितने हैं वो सारों को गिन लो, ऐसा कुछ नहीं। देखो मैंने रेट लो लिखा है, दोनों आप इजो मैकेनिज्म किए अभी पीछे देखा होगा अपने ध्यान से। तो इसको केवल एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है, ये नहीं कैलकुलेट कर लो इसको थ्योरेटिकल पढ़ के कितना, हाँ इतना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नहीं, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ये सीधा क्या है? इट कैन बी कैलकुलेटेड। क्यों? इट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट? गिनना सीधा, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल आए हैं, आइटम है, बस वो क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये है, ठीक है। इसको आप इट कैन बी डिटरमाइंड, मतलब कैलकुलेशन से इट कैन बी कैलकुलेटेड, या सीधा काउंटिंग करना, इसको गिन लो बस सीधा। ये है आपके पास फोर्थ, और फोर जो है यहां इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ऑर्डर इज अप्लीकेबल, ऑर्डर इज applicable to elementary as well as complex reaction। ऑर्डर को किसके ऊपर अप्लीकेबल, मतलब ऑर्डर जो है वो अप्लीकेबल है किसके लिए भी? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के ऊपर लागू होगा, समझिए एप्लीकेबल है वो। जबकि मॉलिक्यूलरिटी में क्या है? इट इज एप्लीकेबल ओनली एट एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली एट एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस। द ओवरऑल the molecularity of a complex reaction has no significance। ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसी में एक चीज है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात याद रखें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी, स्लोएस्ट स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है, वही क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? कितने रिएक्टेंट है, किसमें? स्लोएस्ट स्टेप में बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट में नहीं। याद रखें एक चीज को, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू द
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बात याद रख ले। इस बात को मैं अलग से लिख देता हूं, इसके डिफरेंशिएट में नहीं लिखता। क्या कि molecularity of slowest step is equal to the order of reaction के बराबर है। मोलिकुलरिटी किसकी? स्लोएस्ट स्टेप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर है। ये डिफरेंशिएट है। जो भी आप मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो 2 स्टेप है मान लीजिए, एक स्लो एक फास्ट। तो स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी मतलब कितने रिएक्टेंट है, मोलिकुलरिटी मतलब कितने रिएक्टेंट के मोलिकुलर आयन एटम है, वही क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्लोएस्ट स्टेप का याद रखिए। और वही स्लोएस्ट स्टेप आप पहले लिख रहे थे, जो 3 मैकेनिज्म में ध्यान से देख लीजिए। ये है आपके पास, ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मोलिकुलरिटी में डिफरेंशिएट। ये करना आपको, ये काम आज के लिए।